मैं एक गरीब घराने से ताल्लुक रखती थी और जिंदगी की उन बुनियादी जरूरियात को हासिल करने के लिए जिस मेहनत और मुशक्कत का मुझे सामना करना पड़ता उसको बयान नहीं किया जा सकता। मेरे दिल में भी ख्वाहिश होती थी कि जैसे मेरी सहेलियां जिंदगी को अच्छे तरीके से गुजार रही हैं, अपने पहनने ओढ़ने की तरफ तवज्जो देती हैं और जब उनका दिल चाहता है वो बाजार जाती है और अपनी मनपसंद की शॉपिंग करती है और अपनी मनपसंद की चीज खाती है। मैं भी उन्हीं की तरह जिंदगी गुजारना चाहती थी, लेकिन बदकिस्मती से हमारे घर में पैसे की रेल पेन न थी, बल्कि हमारे घर में तो 3 वक्त का खाना भी बड़ी मुश्किल से पूरा होता था, क्योंकि हम 3 बहनें थी और हमारा कोई भाई न था। मेरे बाप एक चाय के होटल पर काम करता था, जिस पर सारे दिन की मुशक्कत के बाद रात को वो चंद पैसे ही इकट्ठे कर पाता, जिससे घर का चूल्हा चलता था। और मेरी माँ घर पर ही कोई मेहनत मजदूरी करती थी, जिससे हमारी गुजर बसर हो रही थी। मेरी 2 बहनों ने तो मिडिल तक तालीम हासिल की थी, लेकिन मैंने मिडिल के बाद मजीद तालीम हासिल करने की ख्वाहिश का इजहार किया तो मेरे वालिदैन ने इस बात पर इनकार कर दिया कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम तुम्हारी तालीम पर खर्च कर सके। इस तरह मैं भी घर के हालात को देखते हुए चुप कर गई थी और मेरी माँ ने मेरी दोनों बहनों को सिलाई का काम सिखाया हुआ था, जिसकी वजह से मोहल्ले में कई लोगों के कपड़े सिलाई होने के लिए हमारे घर आते थे और मेरी माँ ने मुझे भी मेरी बहनों के साथ ये काम सीखने पर लगा दिया ताकि चारदीवारी में बैठकर मेहनत कर सकें और हलाल रोजी कमा सकें। इस तरह मेरी बहनें जो कपड़े सिलाई करती और उनकी सिलाई से जो पैसे मिलते, मेरी माँ उन्हें एक जगह पर जमा कर देती ताकि उनकी शादी के लिए कुछ सामान खरीद सके। और इस तरह उन्होंने मेरी बहनों के जहेज के लिए काफी चीजें बना ली थी। मेरी दोनों बहनों की मंगनी मेरी फूफो के घर उनके बेटों से तय हुई थी, इसलिए मेरी दोनों बहनों ने एक ही घर में जाना था। मेरी फूफो ने भी मेरे माँ बाप से जहेज का मुतालबा न किया था, क्योंकि वो हमारे घर के हालात को अच्छे तरीके से जानती थी, लेकिन मेरी माँ ने फिर भी कुछ जरूरी सामान जहेज के तौर पर तैयार कर रखा था। इस तरह मेरी बहनों की शादियां हो चुकी। मेरी बहनों की शादियों के बाद अब मेरी माँ को मेरी शादी की फिक्र थी, क्योंकि उनका ख्याल था कि जल्द अज जल्द वो अपनी जिम्मेदारियों से फारिग हो सके और अपने फर्ज को अदा कर सके, क्योंकि मेरा बाप भी अब काफी बीमार रहने लगा था और मेरी माँ भी मेहनत मजदूरी करते हुए थक चुकी थी। इस तरह उन्होंने कई लोगों से मेरे रिश्ते के लिए कहा हुआ था, क्योंकि खानदान में कोई भी रिश्ता मेरे लिए मौजूद न था। इसलिए मेरे वालिदैन ने खानदान से बाहर ही मेरी शादी करने का फैसला किया और इस तरह काफी तगुदो के बाद मेरा रिश्ता हमारे ही तरह एक गरीब घराने में तय पा गया था। जिससे मेरा रिश्ता तय हुआ था वो लड़का एक दफ्तर में मुलाजिम था, जहाँ उसे 15 से 20 हजार तनख्वाह मिल जाती थी। और मेरे वालिदैन को ये सुनकर खुशी हुई कि लड़का एक दफ्तर में काम करता है और पढ़ा लिखा है, क्योंकि मेरी तालीम तो मैट्रिक तक ही थी और मेरे वालिदैन को तो यही गनीमत था कि हमारी बेटी को एक पढ़ा लिखा रिश्ता मिल चुका है। मेरे वालिदैन ने लड़के वालों को अपने घर के हालात के बारे में बताया था कि वो अपनी बेटी को इतना ज्यादा जहेज नहीं दे सकते, सिर्फ जरूरत की ही चीजें दे सकते हैं। तो लड़के वालों को भी इस बात पर कोई एतराज न था। इस तरह कुछ अरसे के अंदर ही मेरी शादी हो चुकी थी और मैं अपने ससुराल आ चुकी थी। अब मेरे वालिदैन अपनी जिम्मेदारियों से फारिग होकर एक मुतमईन जिंदगी गुजार रहे थे, क्योंकि मेरा बाप और मेरी माँ इतना कमा लेते थे कि इन 2 अफराद की अच्छे तरीके से गुजर बसर हो सकती थी। और मेरी बड़ी बहनों के शौहर भी मेरे माँ बाप का बेहद ख्याल रखते हैं और उनकी जरूरियात को पूरा करने की कोशिश करते थे। इसलिए मुझे अपने माँ बाप की फिक्र न थी कि मेरे बाद उनका ख्याल रखने वाला कौन होगा। इस तरह मैं इस परेशानी से आजाद हो चुकी थी। मेरा शौहर एक नेक और शरीफ इंसान था। उसने मुझसे कई मोहब्बत के वादे किए और कहा कि अगर हम दोनों में प्यार और मोहब्बत होगी
तो हम जिंदगी की तमाम मुश्किलात को अच्छे तरीके से गुजार लेंगे। उसने ये भी कहा कि हमारे घर के हालात में और तुम लोगों के घर के हालात में कोई खास फर्क नहीं है, और मुझे इस बात की खुशी है कि तुम्हें यहाँ कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी, क्योंकि तुम पहले भी यही जिंदगी गुजार कर आई हो। जब मैंने अपने शौहर की बात सुनी तो खामोश हो चुकी थी, क्योंकि वो सच ही कह रहा था। और मैं शादी से पहले ये सोचती थी कि शादी के बाद मेरी जिंदगी बेहतर हो जाएगी और मैं भी वो आसाइशें हासिल कर सकूंगी जो मेरी सहेलियां हासिल करती रही हैं। लेकिन शादी से पहले भी गुर्बत की जिंदगी गुजारती रही हूँ और शादी के बाद भी उसी तरह की जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। गुर्बत के बावजूद भी मेरा शौहर मेरी हर ख्वाहिश को पूरी करने की कोशिश करता और मेरी जरूरत की चीजें फराहम करता, और मुझे अपने शौहर की मोहब्बत पर कोई शक न था, इसलिए मैं उसकी इस मेहनत की कदर करती थी। इस तरह मेरी शादी को 5 साल हो चुके थे, लेकिन मेरे यहाँ कोई औलाद न थी और मेरी बेऔलादी की वजह से मेरे ससुराल वाले और मेरे मैके वाले बेहद परेशान थे। शादी के 2 साल के बाद जब मुझे औलाद की खुशखबरी न मिली तो मेरे ससुराल वालों ने मुझे ताने देना शुरू कर दिए कि अभी तक औलाद नहीं हुई, हमारे बेटे की नस्ल आगे कैसे बढ़ेगी। और इस बात का जिक्र उन्होंने कई बार मेरे माँ बाप से भी किया। मेरी माँ जब ये बात सुनती तो उन्हें बेहद दुख होता। उन्होंने कई दफा मुझे डॉक्टर से चेकअप करवाने का मशवरा भी दिया, लेकिन मैं हमेशा उनकी बात से इनकार कर देती थी, क्योंकि मैं खुद ही औलाद नहीं चाहती थी। लेकिन इस बात का इल्म न मेरे मैके वालों को था और न ही मेरे ससुराल वालों को था। अगर उन्हें इस बात का इल्म हो जाता कि मैं अपने घर में गुर्बत की वजह से औलाद पैदा ही नहीं करना चाहती, तो वो मुझे हरगिज़ भी इस घर में ना रखते, बल्कि अपने बेटे की दूसरी शादी कर देते। इसलिए मैंने इस राज को राज ही रखा, और जब कभी इस मौजू पर बात होती तो हमेशा ये कहकर बात खत्म कर देती कि अल्लाह की तरफ से देर है। लेकिन इस हकीकत में मेरा शौहर और मैं ही जानते थे कि सच क्या है, क्योंकि मेरा शौहर मेरे इस राज में मेरे साथ शरीक था। और कई दफा मेरे शौहर ने मुझे समझाने की कोशिश की कि तुमने जो फैसला किया है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि मेरे दिल में ये डर था कि हम तो गुर्बत की जिंदगी गुजार रहे हैं, अगर मेरी औलाद होगी तो जिंदगी मजीद मुश्किल हो जाएगी। लेकिन मेरे शौहर का ये कहना था कि जब अल्लाह ताला किसी को औलाद से नवाजता है तो उसके रिस्क का भी बंदोबस्त करता है। लेकिन मुझे अपने शौहर की बातें समझ में न आती थी, इसलिए जब कभी वो मुझे समझाने की कोशिश करता तो मैं हर बार उसकी बात को नजरअंदाज कर देती थी। इस तरह शादी के 5 साल तो इसी बात को नजरअंदाज करते हुए गुजर गए। लेकिन शादी के 5 सालों के बाद मेरे शौहर के माँ बाप ने अपने बेटे पर दबाव डालना शुरू कर दिया कि वो दूसरी शादी कर ले। कब तक अपनी औलाद की ख्वाहिश को दिल में दबाते रहोगे, क्योंकि मेरे शौहर को बच्चे बहुत पसंद थे। जब कभी वो अपनी बहन के बच्चों को देखता या किसी रिश्तेदार के बच्चों को देखता तो उसके चेहरे पर जो खुशी नजर आती वो बयान नहीं की जा सकती। लेकिन मैंने अपने शौहर की इस खुशी को भी अपनी जिद के आगे पसे पुश डाल दिया था। और जब मेरे कानों में अपने शौहर की दूसरी शादी की खबर मिली तो मेरे पांव तले से जमीन निकल चुकी थी, क्योंकि मैं हरगिज़ भी अपने शौहर को दूसरी शादी करते हुए नहीं देख सकती थी। इसलिए अब मेरे दिल में डर पैदा हो चुका था। मैंने अपने शौहर को इस बात पर मना किया तो उसने कहा, मैं भी अपने वालिदैन को इस बात पर मना करते आया हूँ, लेकिन अब मैं उन्हें मज़ीद इस बात पर नहीं रोक सकता, क्योंकि उनके दिल में भी ख्वाहिश है कि वो भी मेरी औलाद की खुशी को देखें, उन्हें अपने हाथों में खिलाएं और इस घर में बच्चों के कहके सुन सकें। मेरे शौहर ने मुझे समझाया कि घर में जो भी औलाद होगी तो हमारे हालात बिल्कुल बदल जाएंगे। तुम इस बात पर परेशान ना हो कि हमारे आने वाली जिंदगी कैसे गुजरेगी। जब मैंने अपने शौहर की बात सुनी कि अब उसके हाथ में फैसला न था, बल्कि उसकी जिंदगी का फैसला उसके वालिदैन करने वाले थे, तो मैं भी परेशान हो चुकी थी,
क्योंकि मुझे अपने शोहर से भी बेहद मोहब्बत थी और मैं उसको हरगिज भी छोड़कर नहीं जा सकती थी और ना ही उसे किसी दूसरे से शादी करते हुए देख सकती थी। इसलिए ना चाहते हुए भी मैं अपने शोहर की बात मान ली और मैं उम्मीद से हो चुकी थी। जब ये खबर मेरे ससुराल वालों को मिली तो वो बेहद खुश हुए और उन्होंने खुदा के आगे शुक्र अदा किया। मेरी सास मेरे सदके वाली जा रही थी। उनका कहना था कि अल्लाह ने इतने सालों के बाद हमें खुशखबरी दी है, इसलिए मेरी सास मेरा बेहद ख्याल रखने लगी। मुझे किसी काम को हाथ न लगाने देती थी और मेरी हर तरह से खिदमत करती। जब वो मेरी खिदमत कर रही होती तो मेरे दिल में मलाल आता कि मैंने इतने अरसे से इन लोगों को इतनी बड़ी खुशखबरी से महरूम रखा हुआ था और मुझे खुद पर शर्मिंदगी होने लगती। मेरा शोहर मुझे कहता था कि हमारे घर बेटी पैदा होगी तो हमारे हालात बदल जाएंगे और हम अमीर हो जाएंगे। और जब मैं अपने शोहर की ये बात सुनती तो मुझे उसकी ये बात मजाक लगती थी कि मेरे शोहर का दिमाग खराब हो चुका है जो इस तरह की बातें करता रहता है, क्योंकि इतने सालों से तो हमारे हालात नहीं बदले। हमारे घर बेटी पैदा होने से हमारे हालात कैसे बदल जाएंगे। लेकिन मेरी सास की ये ख्वाहिश थी कि हमारे घर में बेटा पैदा हो, क्योंकि उन्हें पोते का बेहद अरमान था। लेकिन मेरे दिल में ना बेटे की ख्वाहिश थी और ना ही बेटी की ख्वाहिश थी, क्योंकि मेरे दिल में तो आने वाले वक्त को सोचकर ही घबराहट हो रही थी कि पहले ही जिंदगी काफी मुश्किल से गुजर रही है और आने वाली जिंदगी में मजीद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। इसी तरह वक्त अपने पर लगाकर गुजर गया और मैंने एक बेटी को जन्म दिया। मेरी सास ने जब मेरी बेटी का सुना तो उनका चेहरा एकदम से उतर चुका था और मैंने भी अपनी सास के इस रवैये को देखते हुए चुप कर गई थी, क्योंकि इसमें तो किसी का अमल दखल न था। लेकिन मेरा शोहर बेहद खुश था और अपनी बेटी से बेहद प्यार कर रहा था। मेरी सास ने जब अपने बेटे को अपनी बेटी से इस तरह प्यार करते हुए देखा तो उसे टोकने लगी और कहने लगी, बेटियां तो बेगानी अमानत होती हैं और उनसे इतनी मोहब्बत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बेटियों ने तो अपने ससुराल रुखसत होकर चले जाना होता है और बेटे ही होते हैं जो जिंदगी भर माँ बाप के साथ रहते हैं और उनका हाथ थामे रखते हैं। मेरे शौहर ने जब अपनी माँ की बात सुनी तो उन्होंने कहा, मैं आपकी इस बात को तस्लीम नहीं करता, क्योंकि मैं बेटे और बेटी में कोई फर्क नहीं करता हूँ। मैं अपनी बेटियों को वही सहूलियात फराहम करूँगा जो आप लोगों ने मुझे बेटा होने की हैसियत से दी थी। इस तरह मैं माँ बेटी की बहस को खामोशी से सुनती रही। मेरी बेटी को पैदा हुए कुछ महीने हुए थे कि मेरे शौहर को एक अच्छी जगह पर नौकरी मिल गई और उसकी तनख्वाह भी काफी ज्यादा थी। जब ये खबर हम घर वालों ने सुनी तो हम बेहद खुश हुए। मेरे शौहर ने मुझे कहा कि मैं तो तुम्हें पहले ही कहता था कि जब हमारे घर बेटी पैदा होगी तो हमारे हालात बदल जाएंगे। मैं अपने शौहर की बात सुनकर खामोश हो चुकी थी, क्योंकि ये तो सच ही हो रहा था। इस तरह हमारे घर के हालात दिन ब दिन बेहतर होने लगे और हमारे घर में जिंदगी की वो तमाम सहूलियात मौजूद हो गई जिनको तरसते हुए काफी अरसा हो चुका था। मेरा शौहर अपनी बेटी से बेहद मोहब्बत करता और बार बार यही कहता था कि जिंदगी की जितनी भी सहूलियात हमें मिली है, हमारी बेटी की किस्मत ही से हमें हासिल हो सकी है और मेरी बेटी बहुत बरकत वाली है। मेरी सास भी अपने बेटे की बात पर इत्तेफाक करने लगी थी। इस तरह वक्त गुजरता रहा और पहली बेटी की पैदाइश के 3 साल के बाद मैं दूसरी दफा उम्मीद से हुई और इस दफा मेरे दिल में ये ख्वाहिश थी कि मेरे घर बेटा पैदा हो ताकि मैं भी एक बेटे की माँ बन सकूं। लेकिन मेरा शौहर मुझे बार बार यही कहता कि दूसरी बेटी पैदा होगी तो हमारे घर के हालात मजीद बेहतर हो जाएंगे। मुझे अपने शौहर की बातें सुनकर अजीब सा महसूस होता कि लोग तो चाहते हैं कि उनके घर बेटा पैदा हो, लेकिन ये कैसा शख्स है जो दोबारा से बेटी की ख्वाहिश कर रहा है। इस तरह जब मेरे घर में दूसरी बेटी पैदा हुई तो मेरे शौहर की खुशी का कोई ठिकाना न था, लेकिन मेरी सास ने भी कोई बहसो मुबाहिसा न किया।
बल्कि वो तो बेहद खुश नजर आ रही थी। मेरे शौहर ने नौकरी छोड़कर अपना कारोबार करना शुरू कर दिया था और उनका कारोबार इतना वसी हुआ कि रोजाना ही घर में ढेरों पैसे आने लगे और मेरे शौहर ने कई जगह पर जमीन भी खरीद ली थी। और मेरा शौहर बार बार ये कहता था कि मेरी बेटियां किस्मत और मुकद्दर वाली हैं, जिनकी किस्मत से ही हमें इतना रिस्क हासिल हुआ है। और मैं भी अपने शौहर की बात पर यकीन करने लगी। इस तरह हम दोनों मियाँ बीवी अपनी बेटियों से बेहद मोहब्बत करने लगे और उनकी जरूरियात का हर तरह से ख्याल रखने लगे। और पूरे खानदान में ये बात मशहूर हो गई थी कि हम दोनों की बेटियां घर वालों की आंखों का तारा बन चुकी हैं और हमने आज तक अपनी बेटियों को डांटा तक न था और न ही उन्हें कभी रोक टोक की थी। वो जो कोई भी ख्वाहिश का इजहार करती तो हम मियाँ बीवी फौरन ही उसे पूरा कर देते थे। इसी तरह वक्त गुजरता रहा और मेरी बेटियां बड़ी हो चुकी थी और हमने अपनी बेटियों को अच्छे स्कूल में तालीम हासिल करवाई। मैट्रिक करने के बाद मेरे शौहर ने अपनी बेटियों का एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन करवा दिया था। जिस कॉलेज में मेरे शौहर ने बेटियों का एडमिशन करवाया था, इस कॉलेज का माहौल बहुत ही खुला था। वहाँ पे लड़कियाँ अजीब किस्म के लिबास पहन कर आती थी। वहाँ पर सारे ही अमीर घराने के बच्चे पढ़ने आते थे और मेरी बच्चियाँ इस खुले माहौल की आदी न थी, क्योंकि हम मियाँ बीवी ने इतनी आसाइशों के बावजूद अपनी बेटियों को एक खास हदूद के अंदर रखा हुआ था कि वो इस हदूद को पार नहीं करना। क्योंकि बेटियों से मोहब्बत तो अपनी जगह पर थी, लेकिन फिर भी कहने को तो वो बेटियां ही थी और उनकी इज्जत हमें बहुत प्यारी थी। इसलिए हमने उन्हें दुनिया की हर बुरी नजर से बचाया हुआ था। लेकिन जब से उन्होंने कॉलेज में जाना शुरू किया तो वहाँ अमीर घरानों की बच्चों की आदत को अपनाना शुरू कर दिया। मेरी बेटियों ने आज तक ऐसा लिबास न पहना था जो देखने वालों को शर्मिंदगी महसूस हो, लेकिन जब से उन्होंने कॉलेज जाना शुरू किया तो उनके पहनने ओढ़ने में काफी तब्दीली आ चुकी थी और मैंने उन्हें इस बात पर काफी रोक टोक की थी, लेकिन उन्होंने मेरी इस बात को नजरअंदाज कर दिया था और मैं नहीं चाहती थी कि इस बात का इल्म मेरे शौहर को हो सके। क्योंकि जब मेरी बेटियां ड्राइवर के साथ कॉलेज जाती थी तो वो बुर्का पहनकर ही जाती थी, जिसकी वजह से उनका बाप उन्हें इस लिबास में नहीं देख सकता था। और मैं दिन में ये बात सोचती थी कि अगर इस बात का इल्म उनके बाप को हो गया तो उसने मुझे ही बुरा भला कहना है कि मैं ही घर पर मौजूद होती हूँ, तो मैंने बेटियों को क्यों मना नहीं किया। लेकिन मेरे बारहा मना करने के बावजूद मेरी बेटियां मेरी बात न मानती थी। मेरी सास भी वफात हो चुकी थी और घर में कोई बड़ी औरत भी मौजूद न थी जो उन्हें इस बात पर समझाती। ढके छुपे अल्फाज में मैंने कई दफा अपने शौहर को इस बात पर समझाने की कोशिश की कि वो बेटियों को इतनी खुली छुट्टी ना दे, क्योंकि कल को हमने उनकी शादियां भी करनी है और अगर ससुराल में जाकर उन्हें इस तरह का माहौल न मिल सका जिस तरह का वो इस घर में देखती हुई आई है, तो उन्हें जिंदगी गुजारने में मुश्किल पेश आएगी। मेरे शौहर ने मेरी इस बात को ये कहकर टाल दिया कि अभी तो बच्चियां हैं, जैसे जैसे उन पर जिम्मेदारी पड़ेगी तो खुद ही इस बात को समझ जाएंगी। इस तरह मैं भी अपने शौहर की बात सुनते हुए खामोश हो चुकी थी। एक दिन मैं अपनी बेटियों के साथ शॉपिंग करने के लिए बाजार गई और जब मैंने लोगों की तरफ देखा तो वो सब लोग मेरी बेटियों की तरफ अजीब नजरों से देख रहे थे और मुझे उनका इस तरह देखना बेहद बुरा लग रहा था कि रास्ते में हमें एक बुजुर्ग मिला और उसने मुझे कहा कि अगर तुम अपनी बेटी को गुनाह से बचाना चाहती हो तो इनको अपने साथ अपने कमरे में सुलाओ, तुम्हें खुद ही इल्म हो जाएगा। मुझे इस बुजुर्ग की बात की समझ न आई कि ये मेरी बेटियों के बारे में कैसी बात कर रहा है और उन पर गुनाह का इल्जाम लगा रहा है और मुझे इसी बुजुर्ग की जहनी हालत पर तशवीश होने लगी। और जब मैं घर आ गई तो मेरे जहन में इसी बुजुर्ग की बातें घूमने लगी कि उसने मुझे इस तरह की बात क्यों कही है और मेरी बेटियां इससे कौन सा गुनाह कर रही हैं जो वो मुझे बताना चाहता था। इस तरह इन्हीं बातों को सोचते हुए काफी दिन गुजर चुके थे और मैंने इस बात को जहन से भी निकाल दिया था। एक दिन मेरी बड़ी बेटी कॉलेज ना गई बल्कि कमरे में ही लेटी रही
तो मैंने उसे कॉलेज न जाने की वजह पूछी तो उसने ये कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन मुझे उसके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो काफी परेशान है। मैंने कई बार उससे असल वजह पूछने की कोशिश की, लेकिन उसने ये कहकर टाल दिया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, वो कुछ देर आराम करना चाहती है। इस तरह मैं उसके कमरे से बाहर निकल आई थी। अभी मुझे कमरे से निकले हुए कुछ ही देर हुई थी कि मुझे अपनी बेटी के कमरे से रोने की आवाज आने लगी, और जब मैं दरवाजे के करीब गई तो मैंने सुना कि मेरी बेटी फोन पर किसी से बात कर रही है और उससे किसी बात की इल्तिजा कर रही है। मुझसे अपनी बेटी का ये रोना देखा न गया, और जैसे ही मैंने दरवाजा खोलकर कमरे में आ गई तो मेरी बेटी ने फौरन ही फोन बंद कर दिया। जब मैंने अपनी बेटी से पूछा कि तुम किससे बात कर रही थी और तुम क्यों रो रही थी, तो मेरी बेटी ने मुझे कहा कि मैं अपनी सहेली से बात कर रही थी और वो मुझसे नाराज हो चुकी है, तो मैं उससे अपने रवैये की माफी मांग रही थी। लेकिन मुझे अपनी बेटी की बात पर यकीन न हुआ, इसलिए मैंने सच जानने के लिए अपनी बेटी के कमरे में सोने का फैसला किया, ताकि मैं ये जान सकूं कि असल वजह क्या है। और मेरे जहन में उस बुजुर्ग की बात भी घूम रही थी कि कहीं ऐसी बात न हो जिसका उस बुजुर्ग ने इशारा किया था। इस तरह रात होते ही मैं अपनी बेटियों के कमरे में चली गई। मेरी बेटियों ने जब मुझे अपने कमरे में देखा तो वो हैरान रह गई और उन्होंने कहा कि आज तक हमारे कमरे में इस तरह रात को सोने के लिए आप नहीं आई। मैंने कहा कि आज मेरा दिल कर रहा है कि मैं अपनी बेटियों के पास सो जाऊं, क्या पता जिंदगी में कभी ये मौका मिले या ना मिले। इस तरह मैं अपनी बेटियों के साथ कमरे में लेट गई, लेकिन जैसे ही आधी रात हुई तो मेरे पांव तले से जमीन निकल चुकी थी, क्योंकि मेरी छोटी बेटी फोन पर किसी से बात कर रही थी। और जब मैंने उसे इतनी रात को फोन पर बात करते हुए देखा तो मैं परेशान हो गई कि ये किससे बात कर रही है, लेकिन मैं फौरन शोर करके इस बात का इजहार नहीं कर सकती थी कि अगर इस बात का इल्म उनके बाप को हो गया तो वो क्या करेगा। इसी तरह मैंने सोने का बहाना किया और अपनी बेटी की बात सुनने लगी, और इसकी बातों से ये वाज़ेह लग रहा था कि वो किसी लड़के से बात कर रही है और उससे इश्क और मोहब्बत की बातें कर रही है। मुझे अपनी छोटी बेटी पर बेहद गुस्सा होने लगा कि अभी उसकी उम्र क्या है और ये कौन से काम करने लग गई है। लेकिन फिर मेरे जहन में मेरी बड़ी बेटी का ख्याल आया कि वो भी सुबह काफी परेशान थी। मेरी बेटियां किस रास्ते पर निकल आई हैं, और फिर मेरे जहन में उसी बुजुर्ग की बात का ख्याल आया कि तुम अपनी बेटियों को गुनाह से बचा लो। इसी तरह मैंने दिल में मुकम्मल इरादा किया कि अपनी बेटियों से खुलकर बात करूंगी। इस तरह मैंने फौरन ही अपनी बेटी के हाथ से फोन पकड़ लिया और फोन को बंद कर दिया। जब मेरी बेटी ने मुझे देखा तो उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था और उसके हाथ पांव कप आने लगे और वो अपनी नजरें झुका चुकी थी। जब मैंने उससे पूछा कि तुम किससे बात कर रही हो, तो उसने इसी बात का बहाना किया कि मैं अपनी सहेली से बात कर रही थी। मैंने कहा कि सहेली से बात करने के लिए तुम्हें आधी रात का वक्त मिला है। इसी तरह मेरी बेटी की आंखों में आंसू आ चुके थे। मैंने उसके आंसुओं को देखते हुए एक गहरा सांस लिया, उसके हाथों को थाम लिया कि मुझसे झूठ न बोलना, जो भी सच है मुझे बताओ। तो उसने कहा कि वो किसी लड़के को पसंद करती है और वो लड़का उससे बाहर मिलने की ख्वाहिश का इजहार कर रहा है, लेकिन मैंने उसे इस बात पर इनकार कर दिया था कि मेरे घर वाले मुझे इस तरह बाहर नहीं आने देंगे। तो उस लड़के ने मुझे डराना और धमकाना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से मैं काफी डर चुकी हूँ। जब मैंने ये बात सुनी तो मैं भी काफी परेशान हो चुकी थी। पहले तो मुझे अपनी बेटियों पर काफी गुस्सा आया कि उन्होंने इस तरह का कदम क्यों उठाया है, लेकिन फिर मैंने खुद को हौसला दिया और मजबूत किया कि मैं ही उन्हें इस गलत राह पर चलने से रोक सकती हूँ। और इस तरह मैंने अपनी बेटियों को कहा कि तुम लोगों को चाहिए था कि जो भी कोई मसला था तुम लोग अपने माँ बाप को बताए, ताकि वो इस मसले का कोई हल निकाल सकते। इसी तरह मैंने अपनी बेटी को समझाया कि तुम्हारा बाप तुम लोगों पर अपनी जान निछावर करता है, और अगर उसे इस बात का इल्म हो गया कि तुम लोग किस राह पर चल पड़े हो तो उसे कितना दुख और अफसोस होगा।
क्योंकि उन्होंने तुम लोगों को बहुत ही लाड और प्यार से पाला है, और जितने भी तुम लोगों को आसाइशें और सहूलियात मिली है, तुम लोगों के मुकद्दर और नसीब की वजह से मिली है। इसलिए अपने कदमों को इधर ही रोक लो और मजीद गुनाह की तरफ ना बढ़ो, क्योंकि हमने तुम लोगों को अच्छे इदारों में इसलिए तालीम हासिल करवाई ताकि तुम लोग एक अच्छा मुस्तकबिल बना सको। लेकिन तुम लोगों ने अपनी तालीम पर तवज्जो देने के बजाय गलत आदत को अपनाना शुरू कर दिया। पहले तो मैंने तुम लोगों की इस बात को नजरअंदाज किया ताकि तुम लोग खुद ही समझ जाओगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता तुम लोगों ने बुरी सोहबत को अपनाना शुरू कर दिया, जिसकी हम हर किसी इजाजत नहीं देंगे। इस तरह मैंने अपनी बेटियों को समझाया तो मेरी बेटियां मेरे गले लग गई, और मेरी बेटी ने मुझे कहा कि वो लड़के हम दोनों बहनों को तंग करते हैं, इसलिए आप लोग खुद ही इस मसले को हल कर लें। इस तरह मैंने अपने शोहर से इस मामले में बात करने का फैसला किया, क्योंकि मैं अपने शोहर की मदद के बगैर कुछ भी नहीं कर सकती थी। इस तरह जब मैंने अपने शोहर को इस मसले के बारे में बताया तो वो भी सुनकर परेशान हुए, और उससे अपनी बेटियों पर भी बेहद गुस्सा आया कि उन्होंने मेरी नरमी का नाजायज फायदा उठाया है। उन्होंने अपने घर की रवायात को भुला दिया। इसी तरह मेरे शोहर ने जल्द ही मेरी बेटियों की शादी करने का फैसला किया, क्योंकि अभी तो वो इस मामले को संभाल सकते थे, लेकिन जब पानी सर से ऊपर पहुंच जाता तो फिर मामले को संभालना मुश्किल हो जाना था। इस तरह उन्होंने अपनी बहन के बेटों के साथ मेरी बेटियों की मंगनी कर दी। इस बात की रजामंदी उन्होंने मेरी बेटियों से भी ली ताकि वो कल को अपने वालिदैन को इस बात पर जिम्मेदार न ठहरा सके कि उन्होंने शादी के वक्त अपनी बच्चियों की मर्जी नहीं पूछी। इसी तरह मेरी बेटियों ने भी इस बात पर एतराज न किया, और मैं दिल में इस बात पर खुश थी कि मैंने अपनी बेटियों को मजीद मुश्किल में फंसने से बचा लिया है। और मैं उस बुजुर्ग के भी शुक्रगुजार होती हूँ कि जिसने मुझे पहले आगाह कर दिया कि मैं अपनी बेटियों की परेशानी के मुतालिक जान सकी और उन्हें इस मसले से निकाल सकी। इस तरह हम दोनों मियाँ बीवी ने अपनी बेटियों को अच्छे तरीके से रुखसत किया और उनको हर वो आसाइश दी जिनकी वो हकदार थी, लेकिन दौलत के अलावा हमने उन्हें जिंदगी गुजारने के वो असूल और तरीके भी बताए जिनको वो अपने ससुराल में जाकर अपना सकती थी, और कल को अपनी होने वाली औलाद को भी उन नसीहतों पर चला सकती थी। जब हम दोनों मियाँ बीवी अब बूढ़े हो चुके थे तो हम अपने पिछले गुजरे हुए वक्त को याद करते और खुदा का लाख शुक्र अदा करते कि हमने इतनी मुश्किलात और गुर्बत को देखते हुए औलाद न लेने का फैसला किया था। लेकिन मेरे शोहर की अक्लो फहमो फरासत की वजह से मैं अपनी उस गलती को सुधार चुकी थी, और मेरे आंगन में 2 बेटियां आई और मैंने उनकी तरबियत भी उसी तौर तरीके से की और उन्हें गलत रास्ते पर चलने से बचा लिया और उन्हें एक अच्छे तरीके से अपने घर रुखसत कर दिया। और मैं अपनी बेटियों की भी बेहद शुक्रगुजार थी कि उन्होंने हमारी नसीहतों का भरम रखा और हमारी बात को मान लिया। अब मेरी बेटियां अपने ससुराल में एक अच्छी जिंदगी गुजार रही है और अपने शोहरों की और अपने ससुराल वालों की खिदमत करती है। उनको देखते हुए हम दोनों मियाँ बीवी भी बेहद खुश होते हैं।